हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, अपनी इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उत्तराखंड एपीओ के एग्ज़ाम के, है ना। तो ये हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 41 क्वेश्चन नंबर है ये, देखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन बेशक इंग्लिश में है, लेकिन मैंने जो डिफाइन किया हुआ है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्ट्रीम के बच्चों को देखते हुए ही डिफाइन किया हुआ है ना, एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, ना तो इंग्लिश मीडियम वालों को ना ही हिंदी मीडियम वालों को, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स रेलिवेंट द ओपिनियंस एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम। क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा ऐसी है जो कि रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है। तो कौन सा सेक्शन है ये? अधिकार और रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है भाई? तो अधिकार और रूढ़ि के बारे में बात करता है सेक्शन 48। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा सी। ठीक है, इसी के साथ में सेक्शन 47 को भी देख लेते हैं। किसकी बात करता है? ये बात करता है कि राइटिंग हस्तलेख के बारे में जो ओपिनियन होंगे कब सुसंगत होंगे। फिर है भाई सेक्शन 49। सेक्शन 49 किसकी बात करता है? प्रथाओं की बात करता है और सिद्धांतों की बात करता है कि प्रथाओं के बारे में और सिद्धांतों के बारे में राय कब सुसंगत होंगी। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको। और सेक्शन 50 भी देख लेते हैं। सेक्शन 50 नातेदारी के बारे में बात करता है, रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कि कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृति कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज ड्राइव्ड, है ना, कि वह व्यक्ति जिससे कि हित उत्पन्न हुआ हो, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, द इंडिपेंडेंट पर्सन, नहीं, कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं कर सकता। विटनेस टू ए प्रोसीडिंग, ठीक है, कार्रवाई से संबंधित साक्ष्य ये भी नहीं कर सकता और कोर्ट भी नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग हैज बीन कंसिडर्ड टू बी रेलिवेंट। क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में हस्तलेख से संबंधित राय को सुसंगत व मान्य किया गया है। क्लियर है। तो ये कहाँ पर बात की गई है? तो ये है भाई सेक्शन 47 में। अभी हमने सेक्शन 47 को डिस्कस किया था, तो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट देखेंगे। फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम इज नॉट रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किससे रिलेटेड है? रेप से रिलेटेड है ना। कि अपराध में पीड़ित व्यक्ति का सील का साक्ष्य है, मतलब किसका? कैरेक्टर का साक्ष्य रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा है जिसमें ये बात कही गई है? ठीक है, फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ क्या है? इंडियन पिनल कोड। क्लियर। द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहा है, किसके? विक्टिम के कैरेक्टर की बात कर रहा है। तो ये कहाँ पर रेलिवेंट नहीं होगा। तो कौन सा सेक्शन है भाई? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। 52 है, 54 है, 55 है, 53 ए है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे कि दूधनाथ पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का जो केस है वो एविडेंस एक्ट के किस विषय से, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो दूधनाथ पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का जो केस है वो किसे सह अपराधी से संबंधित है, कंप्लाइज से संबंधित है। आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट देखिएगा। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ किसकी बात कर रहा है? जीवित होने की अवधारणा की बात करता है कि जीवित होने की अवधारणा कब होती है भाई? जब कोई व्यक्ति जिसके बारे में 30 वर्ष के भीतर ये सुना गया हो कि वो जीवित था, ठीक है ना, तो हम क्या मानेंगे? हमें ये अवधारणा की जाएगी कि वो व्यक्ति जीवित है। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो मर गया है तो वो साबित करे आके, है ना, कि ये जिंदा नहीं है। तो कहाँ है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ? सेक्शन 107 में है और मृत्यु की अवधारणा है 108 में। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या कह रहा है
कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगतता मतलब रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी मतलब ग्राह्यता शब्दावली क्या है, तो क्या एक दूसरे के समानार्थी हैं मतलब सिनोनिम्स हैं। फिर कह रहा है कि समविस्तारण है, फिर कह रहा है ना तो समानार्थी हैं, कह रहा है नाइदर सिनोनिम्स नॉर को एक्सटेंसिव। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा सी, ना तो समानार्थी हैं और ना ही क्या है समविस्तारण है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंक्लूसिव इन सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। 1872 की जो धारा है 8, इसमें से किस किस की बात करती है, तो हेतु, तैयारी और पूर्व और पश्चात के आचरण की बात करती है, मतलब मोटिव, इंटेंशन और कंडक्ट ऑफ प्रीवियस, है ना, पहले का कंडक्ट या फिर बाद का कंडक्ट की बात करती है। ये किसकी बात नहीं करती, इंटेंशन की बात ये नहीं करती है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कन्फेशन ऑफ वन एक्यूज्ड पर्सन। क्या कह रहा है कि एक अभियुक्त द्वारा की गई जो कन्फेशन होगा, कि एक एक्यूज ने क्या किया, कन्फेशन किया, तो दूसरे जो को एक्यूज्ड होगा, जो दूसरा सह अभियुक्त होगा, तो उसके विरुद्ध क्या मानी जाएगी, रेलिवेंट मानी जाएगी। तो ये बात इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन से सेक्शन में ये बात कही गई है, तो सभी को पता होगा अंडर सेक्शन 30 में कहा गया है कि सह अपराधी अगर कोई साक्ष्य देता है ना, कि एक क्या है, एक अपराधी है और दूसरे सह अपराधी के विरुद्ध कोई साक्ष्य देता है, तो वो क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मस्ट बी, कि भाई क्या कह रहा है, मौखिक साक्ष्य क्या होना चाहिए, मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डायरेक्ट ओनली, सदैव प्रत्यक्ष होना चाहिए, हियर्स एविडेंस नहीं होना चाहिए, है ना। सेक्शन 60 यही तो कहता है कि मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष होना चाहिए। अगर किसी ने देखा है तो ऐसे व्यक्ति का हो जिसने उसे देखा है, अगर सुना है तो ऐसे व्यक्ति का हो जिसने उसे सुना है ना। क्या अगर किसी की इंद्रियों से उसका भान हुआ है तो वो उस व्यक्ति का हो जिसने उसका भान किया है, उसे नॉलेज हुई हो। क्लियर। फिर नेक्स्ट है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर मेंशन्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, की लोक दस्तावेज कहाँ पर मेंशन किए गए हैं, सेक्शन 74 में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे, मतलब अनुसूचित साक्ष्य शास्त्र नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि उसका अपवाद नहीं है। ठीक है, तो अनुसूचित साक्ष्य नहीं माना जाएगा, है ना, सदैव प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। कौन कौन से, मृत्युकालीन कथन भी है ना, रेजिस्ट्री भी है, कन्फेशन भी है, लेकिन एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है वो अपवाद नहीं माना जाता। ठीक है, अनुसूचित साक्ष्य का अपवाद ये नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी। नेक्स्ट देखिएगा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। सबसे पहले तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, सेक्शन पता होना चाहिए कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है तो ये कौन से सेक्शन से रिलेट करती है। तो ये सेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सेक्शन है हमारा 9, शिनाख्त परेड की बात करता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा है कि अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस इज, कि जो शिनाख्त परेड है तो वो किस तरीके का एविडेंस माना जाएगा, किस तरीके का साक्ष्य माना जाएगा। तो वो भाई सब्सटेंसिव एविडेंस तो होता नहीं है, है ना, सारवान साक्ष्य नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है, संपोषक साक्ष्य होता है। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन कैन प्रोसिक्यूशन बी अलाउड टू आस्क लीडिंग क्वेश्चन टू इट्स ऑन विटनेस, कि कब ऐसा वक्त आता है जबकि क्या कर रहे हैं, अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन जो वाला जो पक्ष है उसे अपने ही साक्षी से, अपने ही विटनेस से लीडिंग क्वेश्चन पूछने की अनुमति दी जाती है। तो कब दी जाती है, सिंपल सा आंसर है, जब वो क्या हो जा रहा है, होस्टाइल हो जाता है। ठीक है, और होस्टाइल विटनेस का कहाँ है प्रावधान, सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, पक्षद्रोही साक्षी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू द प्लीडर्स रिलेटिंग टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। क्या कह रहे हैं, कह रहे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो प्लीडर की वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित है। तो कौन से सेक्शन है, सेक्शन 126 और सेक्शन 127 है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रीरिक्विजिट ऑफ
प्रिजम्पशन एज टू डोरी डेथ अंडर सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 खा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से ऐसे तथ्य हैं जो दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा की पूर्ववर्तियों में नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है? तो विक्टिम हैड इलिक रिलेशनशिप विद अदर मेल पर्सन। क्या प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि पीड़िता का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था। ठीक है, क्या दिखाना होना चाहिए? दिखाया ये जाएगा कि पीड़िता है ना, पीड़िता उसके पति, विक्टिम वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरल्टी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव्स, की जो पीड़िता थी उसके पति या उसके नातेदारों के द्वारा क्रूरता का शिकार हुई थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि ऐसी क्रूरता किस लिए की जाती थी? दहेज की मांग के लिए की जाती थी। फिर कह रहे हैं कि ऐसी क्रूरता व परेशानी विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई थी। तो ये सारी क्या है? रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल दैट पोजीशन इज प्राइम फेसिया प्रूफ ऑफ ओनरशिप इज कंटेन्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। क्या कह रहा है कि कब्जा स्वामित्व का क्या है? प्रथम दृष्टया सबूत है। ये सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में दिया गया है? तो ये है सेक्शन 110 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एविडेंस गिवन बाय ए डम्ब विटनेस इन द कोर्ट बाय राइटिंग और साइन शैल बी डीम्ड टू बी। कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, लेकिन क्या दे रहा है? एविडेंस दे रहा है। कहाँ पर? कोर्ट के अंतर्गत कोई बंदा एविडेंस दे रहा है तो क्या माना जाएगा? उसके द्वारा दिया गया जो एविडेंस होगा वो कैसा एविडेंस माना जाएगा? उसका एविडेंस माना जाएगा मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस। और ये बात कहाँ पर है? मूक साक्ष्य वाली बात कहाँ पर की गई है? सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन रह गया था। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ए पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय। कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किसी लोक दस्तावेज को किसके द्वारा साबित किया जा सकता है? कैसे साबित किया जा सकता है? तो सर्टिफाइड कॉपी लेके आ जाओ, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि लेके आ जाओ, तो उससे क्या किया जा सकता है? उसे साबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 112 of Indian Evidence Act 1872 applies where there is a dispute regarding the कि क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा है वो 112 वो कब लागू होती है? तो कब लागू होती है? जबकि बच्चे के पिता से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हमारे सामने आ जाता है ना, पैटर्निटी वाला अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है कि ये इसका पिता है या नहीं, तो तब धारा 112 इंडियन एविडेंस एक्ट की लागू होती है। देखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के जो क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज। अच्छा ओके, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है अभी इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो क्या है कि द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 रिलेट्स टू विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। क्या कह रहे हैं कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 संबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन कौन सी धारा से? तो 53A, 114A, 119 और 146। ठीक है, तो आंसर हमारा डी होगा। सीआरपीसी के क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इज हिज प्रेजेंस कमिट से, कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा। कैसा अपराध कर रहा हो? कि वो भैया कोग्निजेबल ऑफेंस हो, है ना। कैसा ऑफेंस हो? कोग्निजेबल ऑफेंस हो और नॉन अवेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। तो उसे विदाउट वारंट के कोई भी प्राइवेट पर्सन भी गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट है कि मजिस्ट्रेट में कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस ड्यूरिंग ट्रायल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म। कि भैया जी जो दंडाधिकारी हैं हमारे, है ना, जो हमारे कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, तो विचारण जब उनके सामने ट्रायल चल रहा है और ट्रायल चलने के टाइम पे उन्हें लगता है कि भाई जस्टिस अगर तुम्हें न्याय करना है तो समन मामले को वारंट मामले में बदलना पड़ेगा। और समन मामले को वारंट मामले में कब बदलेंगे? जब यदि अपराध दंडनीय होगा 6 माह से अधिक, है ना। जब अपराध 6 माह से अधिक होगा, कितने? 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है? मजिस्ट्रेट समन मामलों को वारंट मामले में बदल देता है। क्लियर है? फिर देखिएगा,
नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद नॉट मोर देन 3 years आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ। किसकी बात कर रहा है? ये लिमिटेशन की बात कर रहा है जो कि सीआरपीसी में बताई गई है। सेक्शन 468 में बताया गया है कि लिमिटेशन काल कितना होगा। सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अपराध ऐसा है जो केवल 6 month के है ना, जो जिसमें क्या होगा, जो सिर्फ 6 मास होगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंड हो, केवल क्या मिल रहा है, केवल फाइन लग रहा है ना, तो जो लिमिटेशन होगा, लिमिटेशन का टाइम क्या होगा, 6 month होगा, है ना। केवल क्या है, केवल फाइन देंगे, पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, पनिशमेंट में केवल फाइन दे रहे हैं, इम्प्रिजमेंट नहीं दे रहे हैं। तो 6 month में क्या करना पड़ेगा, मामला कोर्ट में दर्ज करना होगा। क्लियर। फिर कह रहे हैं कि 1 साल का होगा, है ना। 1 साल का कब होगा, 1 साल का होगा यदि जो अपराध है, जो ऑफेंस किया गया है, वो 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है ना। 1 वर्ष तक की, जो मतलब क्या होना चाहिए कि पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 1 वर्ष तक की मिलेगी। ठीक है। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि के लिए दंडनीय होगा। और 3 वर्ष से ऊपर की बात है तो भाई कोई भी लिमिटेशन सीआरपीसी में नहीं दी गई है। क्लियर है। तो यहाँ पर किससे बात की है कि 3 वर्ष से अनधिक काल से दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा यदि व्यतीत हो गया हो। अनधिक की बात की है, नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस, है ना, एन ऑफेंस पनिशेबल विद नॉट मोर देन 3 years। तो कितने साल होना चाहिए, 3 year होना चाहिए। आंसर सी। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर सेक्शन 248(2) ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत क्या किया जा सकता है। भाई 248(2) किसकी बात कर रहा है, वारंट ट्रायल जब चलता है तो वारंट ट्रायल में 248(8) में क्या किया जाता है, या तो पनिशमेंट दोगे भाई, या तो उसे कन्विक्ट करोगे, है ना, या फिर उसका एक्विटल करोगे, या तो उसे दोष सिद्ध कर दोगे, है ना, कन्विक्शन दे दोगे, या फिर उसे क्या है, या फिर दंडादेश दे दो, या फिर उसे क्या कर दो, दोष मुक्त कर दो। यही होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 248(2) में क्या बात की गई है, तो 248(2) में कहता है कि कन्विक्शन, है ना, कन्विक्शन एंड सेंटेंस कैन नॉट बी पास्ड ऑन द सेम डे। क्या कह रहा है कि दोष सिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, इन द रिट पिटिशन ऑफ कांस्टेबल 243 CP मोहन सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर 2014 उत्तराखंड हाई कोर्ट द फैक्ट इन इशू इज रिलेटेड कि अभियोजन निदेशालय, यहाँ पर क्वेश्चन है, जस्ट वेट, ओके, ये पुलिस एक्ट का, उत्तराखंड पुलिस एक्ट का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिट याचिका कांस्टेबल 243 CP मोहन सिंह तथा अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य तथा अन्य 2014 उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विवादक तथ्य किस बात से संबंधित था। तो किससे संबंधित था, ये था अधिवर्षिता से। ठीक है, डी आंसर होगा। फिर देखिएगा, ये इसमें उत्तराखंड पुलिस एक्ट के क्वेश्चन है, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और इसी के साथ में हमारा उत्तर प्रदेश सिविल जज के लिए टेस्ट पेपर की एक सीरीज चलाई जा रही है, पेड ग्रुप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।